तो हम लोग आज टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइट्रेशन क्या है? किसी भी कंपाउंड को एनालाइज करना। दिस इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस। ओके, क्या होता है? कोई भी हमें एक कंपाउंड है उसको एनालाइज करना है। ठीक है, ये क्या है? ये कंपाउंड क्या है और ये क्या स्ट्रक्चर है इसका और कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसका? मतलब इसको हम तीन तरह से एनालाइज कर सकते हैं कोई भी चीज को। एक हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है इसकी। दूसरा हो गया क्वालिटी, इसकी क्वालिटी क्या है। तीसरा हो गया स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, क्या स्ट्रक्चर है इसका। तीन तरह से होता है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे या जिसने पढ़ा है वो तो आता है किसमें, हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस में। जैसे हमने किसी ने सुना होगा यूवी, आईआर, एनएमआर और मास, तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर आता है। आईआर, यूवी, एनएमआर और मास, इससे हम स्ट्रक्चर का पता करते हैं किसी भी। हमारे लिए क्या है? ये अननोन एक कंपाउंड है जिसका हमें क्वालिटी, क्वांटिटी और स्ट्रक्चर पता करना है। यही है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कंप्लीट। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जिसमें आईआर, यूवी, एनएमआर और मास होता है। जिन्होंने पढ़ते होंगे पढ़ा होगा, या किसी ने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ेगा एनएमआर और मास इसमें होता है। क्या होता है इसमें? इसमें हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव का यूज करते हैं। ठीक है, इनमें तो हम क्या करते हैं, हम इस कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालते हैं। कोई भी वेव डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद इस वेव से हम एनालाइज करते हैं। आईआर में आईआर वेव डाल देते हैं, यूवी में अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, एनएमआर में रेडियो वेव्स यूज करते हैं, और मास में हम इसको आयनाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम डाल के। तो ये तो वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन कि हमने इस कंपाउंड को बिना कुछ किए हुए, बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए या कुछ भी करे हुए इसमें बीम डाली और इसने इसके साथ इंटरेक्शन किया और हमें स्ट्रक्चर बता दिया है ये क्या है। उसके बाद हम उसके बाद हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पर आते हैं। इसकी क्वालिटी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एनालिसिस हम एचपीएलसी से करते हैं, प्योरिटी का एनालिसिस। एचपीएलसी से हम प्योरिटी का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, प्योरिटी सिर्फ और सिर्फ जनरली एचपीएलसी से क्वालिटी में करते हैं। और हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को, क्वालिटी अगर देखने के लिए हम उसका आईआर को भी देखते हैं। अगर आईआर में चेंज है उसके फिंगरप्रिंट रीजन में, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आईआर भी यूज होता है और यूवी भी यूज होता है उसके लैम्डा मैक्स निकालने के लिए। इसमें भी वेव पड़ रही है सब में। उसके बाद अब आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी कितनी है? जो सैंपल मैं ले रहा हूं उसका स्ट्रक्चर तो मुझे पता चल गया, ठीक है। उसका उसके बाद मैंने प्योरिटी देखी, हाँ 100% है। फिर उसके बाद क्वांटिटी कितनी है? तो क्वांटिटी के लिए हम या तो उसको सोल्यूशन बना के यूवी में डालते हैं, उसका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, या हम उसका टाइट्रेशन या ऐसे करते हैं। तो ये पार्ट है हमारा टाइट्रेशन, जहां पर हम क्वांटिटी यूज करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग? इन सब में तो हमने वेव डाली इसमें और उसमें उसका इंटरेक्शन देखा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक मटेरियल ऊपर से ऐड करेंगे। ये जो ये कंपाउंड है इसमें हम ऊपर से एक मटेरियल ऐड करेंगे।
ऐड करेंगे, और तब तक ऐड करेंगे जब तक इसमें चेंजेस ना हो, थ्रू द इंडिकेटर या सेल्फ इंडिकेटर, जो भी टेक्निक होगी वो यूज होगी, जिसको हमें एनालाइज करना है, उसको बोलते हैं हम टाइट्रेंड डी, टाइट्रेंड, ये होता है टाइट्रेंट टी। इस इन जो मेथड थे हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस या यूवीआईआर, जो भी, इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें नहीं डाली, हमने डाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट टाइट्रेशन में हम एक टाइट्रेंट डालेंगे। टाइट्रेंट और टाइट्रेंट क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये खत्म हो चुका है, अब ये नया कोई, उसकी क्वांटिटी को हम लोग एनालाइज करते हैं। क्या होता है, जैसे हमने बी का कंसेंट्रेशन निकालना है, सपोज बी के पास 10 मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है, हमने यहां से ये ए डालना शुरू किया, इसमें ए डाला, और हमने ए डाल बी के साथ हमने एक इंडिकेटर भी डाल दिया, अब क्या हो रहा, हम ए डाल रहे हैं, ए, एक ए डाला तो ये रिएक्शन कर दिया, ए बी सी बना दिया, फिर दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा, 10 तक तो ये सी बनाएगा, लेकिन जब 10 खत्म हो जाएंगे उसके बाद यहाँ ए अपने आप आना शुरू कर देगा, यानी कि बी तो बचा नहीं, अब ए आ जाएगा, और ये इंडिकेटर के साथ मिलके कुछ ना कुछ एक कलर दे देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि बी कंज्यूम हो चुका है। तो ए की क्वांटिटी से हम बी को निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं टाइट्रेंट या प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये हो गया सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, या तो टाइट्रेंट, डी मतलब डाउन, मतलब जो नीचे रखा जाता है उसको बीकर में, उसको हम टाइट्रेंड बोलते हैं, और ऊपर टाइट्रेंट। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी और इस टाइट्रेशन में अंतर ये है कि इसमें हम ऐड कर रहे हैं कुछ, यानी कि इस सब्सटेंस को में ऐड कर रहे हैं हम लोग टाइट्रेंट, और ये कंज्यूम हो रहा है, या वो जो कंपाउंड था वो नहीं रह रहा है, वो ये डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस, वेब डालने के बाद वेब तो चली गई, लेकिन ये कंपाउंड तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम बी को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने ए मिला दिया है उसमें, वो कुछ और बन चुका है। बी की क्वांटिटी से हम ए की क्वांटिटी से हम बी को एनालाइज करेंगे, तो इस ए को टाइट्रेंट और इसको टाइट्रेंट बोला। इस ए और बी के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी, जो हम ऊपर से डाल रहे हैं और जो नीचे है, उसके बीच में जो रिएक्शन हो रही है, उस बेस पर ये टाइट्रेशन का क्लासिफिकेशन है। जैसे अगर इनके बीच केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो केमिकल टाइट्रेशन के अंदर आता है। ए बी सी जो हमने फ्लास्क में रखा है, जिसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से टाइट्रेंट डाल रहे हैं, उसके बीच की जो रिएक्शन है, अगर केमिकल रिएक्शन है वो तो केमिकल टाइट्रेशन है वो, और अगर यह उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक चेंज भी आ रहा है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन हो गया। दो तरह से जनरली ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है इन सबको, इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन या केमिकल, तो जनरली दोनों यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल टाइट्रेशन पर डिस्कस करते हैं। इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन तो बहुत टाइप की होती है, तो कौन कौन से जनरली हम देखते हैं टाइट्रेशन में, वो हम देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम जिस बी का हमें क्वांटिटी पता करना था, बी का ए को डाल के, तो हम ए और बी के बीच केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है उस पर बात कर रहे हैं, उसका नाम उसी टाइट्रेशन के बेस पर होता है। ओके, तो इससे पहले एक और चीज हमें देखनी है, ए और बी के बीच जो रिएक्शन है, जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्वांटिटी मिल रही है उसकी, तो उसके नाम पर उस टाइट्रेशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। केमिकल है या इलेक्ट्रोकेमिकल है, केमिकल रिएक्शन में आता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगा
एसिड बेस, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, एसिड बेस। दूसरा है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तीसरा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेट बन रहा है। चौथा है रिडॉक्स टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। कौन सी रिएक्शन हो रही है उस बेस पर ही वो टाइट्रेशन का नाम दिया जाता है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल्स में आएगा पोटेशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री नहीं, पोलरोग्राफी टाइट्रेशन, एम्प्रोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हमारे पास जीपेट में आएगा वो बहुत लिमिटेड सा आएगा। इंडिकेटर का नाम बताओ, टाइट्रेंट बताओ, बहुत सारी बड़ी थ्योरी जो यूनिवर्सिटीज में आती है वो नहीं आएगा। हम स्पेसिफिकली जितना हम याद कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कि इसमें नाम से ही लग रहा है बी और ए के बीच में रिएक्शन हो रही होगी, और उसमें जो सी बन रहा होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। जब तक सी बन रहा है दैट इज फाइन, इस इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बाइंड कर रहा है, दैट इज ओके। लेकिन जब ये बी कंज्यूम हो गया, यहाँ पर पूरा खत्म हो चुका है, अब मैंने एक ड्रॉप और डाली है, अब ए इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा रिएक्शन कंज्यूम हो चुकी है। जहां पर रिएक्शन ए और बी खत्म हो जाता है, ए प्लस बी, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट, यानी कि इक्वल पॉइंट हो गया है, इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट। 10 बी थे, 10 ए है, तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 डाले, और 10 के 10 कंज्यूम हो गए। ठीक है, तो अब जब 10 कंज्यूम हो गए, हमें पता नहीं चलेगा, हमें तब पता चलेगा जब हम 11वां ड्रॉप डालेंगे। तब देखेंगे ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नीचे जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा था वो खत्म हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। तो 11वें पॉइंट पर वो अपना कलर दिखाना या अपना जो भी उसको दिखाना शुरू करेगा, तो उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट बोलते हैं। उससे पहले जहां पर कंज्यूम हुआ लेकिन हमें पता नहीं चला, दैट वाज इक्विवेलेंट पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पर वो अपना जो इंडिकेटर अपना कलर दिखाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज यहां पर 10 आदमी हैं, हर आदमी एक रोटी खाता है सपोज, तो मैं यहां से रोटियां डालना शुरू करूंगा, एक डाली, दो डाली, तीन डाली, चार डाली, 5 6 7 8 9 10, 10 डाल दी, 10 लोगों ने खा लिए। अब मैं 11वां डालूंगा तो कोई नहीं खाएगा, सब खा चुके, मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ पर 10 आदमी हैं, हमें चाहिए क्वांटिटी, तो हमें पता चलेगा 10। लेकिन हमें तब नहीं पता चलेगा जब 10 खत्म हुई थी, हम जब 11वीं खाली डालेंगे, जब 11वां हमें ऐसे ही मिलेगा कि हम रोटी खाली हो गई, तो दैट विल बी द एंड पॉइंट, जबकि इक्विवेलेंट पॉइंट तब था जबकि 10 के 10 कंज्यूम हो गए थे। तो अच्छा टाइट्रेशन होने के लिए एंड पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इक्विवेलेंट पॉइंट बहुत पहले आ गया, कलर आ रहा है बहुत बाद में, इसलिए जब टाइट्रेशन में तुरंत चेंज आने लगेगा वही हमारे एंड पॉइंट। हम टाइट्रेशन करते करते कलर इतना ज्यादा रेड हो जाता है, तब बोलते हैं ये एंड पॉइंट है। नहीं, जब स्लाइट चेंज होने लगेगा मतलब ये हमारा एंड पॉइंट आ चुका है, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में स्लाइट चेंज ऑफ द कलर। तो ए और बी के बीच में एक रिएक्शन है, जैसे हमने रोटी और आदमी के बीच में रिएक्शन कराई, भूख की रिएक्शन थी, उसी तरह से ए और बी के बीच में क्या रिएक्शन हो रहा है जिससे हमें, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें मैक्सिमम जो टाइट्रेंट यूज होगा EDTA। ठीक है, टाइट्रेंट मतलब जो हम
जिसमें हम ऊपर से सपोज इसको हमें करना है और इसको एनालाइज करना है और हम इसमें ऊपर से डाल रहे हैं, तो टाइट्रेंट जो ऊपर से डालते हैं उसको मैं जनरली उसको बोलते हैं हम EDTA। ठीक है, EDTA हम टाइट्रेंट के यूज में करते हैं और इसमें हम इंडिकेटर दो यूज करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है इस तरह से, विच इंडिकेटर इज फॉर द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मॉर्डेंट ब्लैक 2 और एरिकोरोम ब्लैक टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर हमेशा किसी एनालाइट के साथ, जिसको हमें एनालाइज करना है उसके साथ इंडिकेटर यूज होता है और हम इसमें EDTA डालते हैं। ठीक है, जैसे ही हम EDTA डाल रहे हैं तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो नीचे है, जो नीचे मेटल है या कोई भी है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाना खत्म हो गया तो ये EDTA अब इस इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स कराएगा, कलर कॉम्प्लेक्स, जिससे हमें पता चल जाएगा ये कंपाउंड खत्म हो चुका है और ये रिएक्शन पूरी हो चुकी है। दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेंट जो होगा वो EDTA होगा। EDTA क्या है? टेट्रा डेंटेड, 4 इसमें ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। इसकी जो डेंटेड मतलब कितने बॉन्ड से बना है, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बने होते हैं। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। EDTA क्या है? एक फॉर्म करता है। तो जनरली हमारे टाइट्रेंट में EDTA यूज होता है और इंडिकेटर मॉर्डेंट ब्लैक 2 एंड एरिक्रोम ब्लैक टी यूज होता है। कई बार आया हुआ कितना कौन सा है EDTA, कौन सा डेंटेड है? टेट्राडेंटेड, 4 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन के साथ ये टेट्राडेंटेड फॉर्म में रहता है। तो ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है जिसमें A और B के बीच कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम अगर EDTA की अगर हम बात करें, EDTA टेट्राडेंटेड, 4 ऑक्सीजन, हाँ सॉरी ये हेक्साडेंटेड है, सॉरी यहाँ 2 4 2 6 ना, ये 6 हेक्साडेंटेड है। 6 6 जगह से EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी ये उसमें से 4 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है। इसका नाम है इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड। 4 एस्टिक एसिड है इसमें। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ, 2 कार्बन है इसमें, 4 एस्टिक एसिड, एक एस्टिक एसिड यहाँ, एक एस्टिक एसिड यहाँ, 4। तो ये 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और 2 नाइट्रोजन के साथ बाइंड करता है, यानी चिलेट, जैसे मेटल यहाँ पर हो कोई, उसके साथ 6 जगह से ये चिलेशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है। 6 हेक्साडेंटेड फॉर्म बोलते हैं इसको, EDTA को, 4 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन से। एथिलीन डायमीन टेट्रा एस्टिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स EDTA, कई मेटल पॉइजनिंग में भी यूज किया जाता है। इसको 6 टूथ, 6 दांत वाला सब्सटेंस भी बोलते हैं। ये मेटल की पॉइजनिंग होती है जब बॉडी में, तो EDTA भी यूज किया जाता है, कभी कभी टॉक्सिक होता है बट ये EDTA यूज किया जाता है मेटल को चिलेट करने के लिए, या उसको बोलते हैं मेटल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, आयरन है, जो भी मेटल है हमारे, उनके साथ ये चिलेट कर जाता है, कोऑर्डिनेट कर जाता है, 6 डेंटेट के साथ, 6 जगह से, 6 फॉर्म से। टेट्राएस्टिक एसिड है, 4 एस्टिक एसिड के ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जीपेट का।
ये वाला, ये 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, 6 हेक्साडेंटेट, 4 टेट्राडेंटेट तो ये ऑक्सीजन के साथ रहता है, और 2 हो गए ये 6 डेंटेट। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी कि उसके बीच में रिएक्शन, ए और बी के बीच में रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। ओके। फिर दूसरी टाइप की रिएक्शन है जो हम बढ़ते हैं, वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब Fe2 का Fe3 हो जाना है। Fe3 यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना, ऑक्सीडेशन है। आप केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल का रिएक्शन होना ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर रिलीज हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, और अगर ऐड हो रहा है तो वो क्या हो जाता है? रिडक्शन। ये अब होता क्या है, सपोज मैं यहाँ पर एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन करवाऊं, यहाँ पर दूसरी जगह में रिडक्शन करवाऊं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ऑक्सीडेशन में, और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और इसी को अगर मैं यहाँ पर वायर लगा दूं तो यहाँ पर करंट जनरेट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी सेल। अगर यहाँ इस जगह पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पर, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दूसरी जगह वो एक्सेप्ट करेगा, यानी कि मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। तो हमें रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। वहां ऊपर था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा था केमिकल रिएक्शन में ईडीटीए के थ्रू। जब मेटल थे उसको एनालाइज करने के लिए हम ईडीटीए को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे, तो जब तक मेटल थे तब तक वो कॉम्प्लेक्स बना दे रहा था। जैसे ही मेटल कंज्यूम हुआ, ईडीटीए तुरंत इंडिकेटर के साथ, जो मॉडरेट ब्लैक और जो 2 इंडिकेटर हमने बताए थे, उन दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हमें पता चल जाएगा दैट इज द एंड पॉइंट। मॉर्डेंट ब्लैक 2 एंड ट्राइक्रोम ब्लैक टी, ये इंडिकेटर हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के। फिर दूसरा रिडॉक्स टाइट्रेशन जो हमारा आता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है। इसका मतलब क्या है? वहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाने वाला कोई रिएक्शन हो रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो, तभी जाके उन दोनों के बीच में रिडॉक्स टाइट्रेशन हो रहा है। तो ये बहुत सारे नाम से जाना जाता है, बहुत सारे इसके पार्ट हैं। सेरीमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया। सेरीमेट्रिक, आइडोमेट्रिक, आइडीमेट्रिक, ब्रोमोमेट्रिक, डाइक्रोमेट्रिक, इनका नाम इनके टाइट्रेंट पर रखा जाता है। क्या है ये? कोई सब्सटेंस जिसको हमें एनालाइज करना है, उसमें हम टाइट्रेंट डाल रहे हैं, जो कि इसके साथ रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, यानी कि वो इसको रिड्यूस कर रहा होगा या ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, उस पर डिपेंड है। खुद अगर इसको रिड्यूस कर रहा है तो अपने आप ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं। तो हम क्या टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं, उस पर ये टाइट्रेशन डिपेंड करता है। हम वहां पर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग ईडीटीए यूज कर रहे थे, टाइट्रेंट। तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइट्रेंट यूज करेंगे। सबसे पहले हम सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है? सेरियम आयन का टाइट्रेशन है। अब हम इसमें एक चीज इसमें इसका मतलब सेरियम आयन ही कुछ न कुछ तो रोल प्ले कर रहा होगा, इसलिए उसका नाम सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन है।
ठीक है, तो इस टाइट्रेशन को कब यूज करते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, जब आयरन का हमें कंसंट्रेशन निकालना हो। ठीक है, ये आयरन, यहाँ पर आप देख रहे हैं Fe2, आयरन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो हम ये यूज करते हैं सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन। और टाइट्रेंड डालते किसको है? सीरियम 4 को। इसमें हम Fe2 का, इसमें सीरियम 4 का यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सीरियम 4, यानी कि 4 आयंस का यूज कर रहे हैं। और इसको एनालाइज करने के लिए आयरन को, अगर सपोज क्वेश्चन आता है, हम आयरन की क्वांटिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आयरन की क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, जिसमें सीरियम 4, सीरियम सल्फेट हो गया, जिसमें 4 उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वो हम लोगों ने यूज कर दिया। तो उस केस में हम लोग इस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, Fe2 Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 ये Fe3 में कन्वर्ट हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये खुद रिड्यूस्ड हो रहा है, सीरियम 4 टू सीरियम 2। तो इस तरह के टाइट्रेशन को हम सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं, जिसमें हम सीरियम 4 का यूज करते हैं। आयरन को जनरली हम कंसंट्रेशन को निकाल, हम कर ही वही रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हम क्वांटिटी को एनालाइज कर रहे हैं। तो हम इसमें सीरियम की क्वांटिटी को, सॉरी आयरन की क्वांटिटी को सीरियम के थ्रू कर रहे हैं। हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी चीज, हम कोई भी चीज, सपोज हमारे मार्केट में एक ड्रग है, उसको सबसे पहले हमें देखना है 500 mg एस्पिरिन लिखा हुआ है, 500 ही है या नहीं, तो वो हो गया 500 mg। इसका किया हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या तो यूवी से किया या तो टाइट्रेशन के थ्रू किया। अगर आयरन है तो हम लोगों ने सीरियम लिया, अगर ऐसा मैग्नीशियम मेटल या एल्यूमिनियम मेटल है तो हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे, इंडिकेटर का यूज ये करेंगे। ये तो हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, 500 mg है। उसके बाद 500 mg जो है प्योर कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, HPLC या ये चीजें करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये जो पाउडर है 500 mg का, क्या ये एस्पिरिन ही है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता करेंगे। ये कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा। तो हम यही काम टाइट्रेशन के थ्रू कर रहे हैं, क्वांटिटी को एनालाइज करने के लिए। तो इस सब्सटेंस को, इस एस्पिरिन को करने के लिए अगर हम कोई भी केमिकल का यूज कर रहे हैं, वो हो गया टाइट्रेंट और ये हो गया टाइट्रेंड। तो अगर इन दोनों के बीच अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है, अगर इनके बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो वो रिडॉक्स टाइट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हम सीरियम 4 यूज करते हैं, आयरन 2 का हम एनालाइज करते हैं। यानी आयरन अगर पानी में पता करना है हमें कितना आयरन है, तो हम सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। फिर दूसरा टाइट्रेशन है डाइक्रोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें भी हम आयरन 2 को ही करते हैं, जैसे सेरीमेट्री। इसमें बस यूज क्या करते हैं, इसमें टाइट्रेंड हम यूज करते हैं, टाइट्रेंड पोटेशियम क्रोमेट K2CrO7। ठीक है, सर हाँ। सर सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज नहीं करते? नहीं, इसमें क्योंकि खुद ही कलर क्या होता है,
सही याद दिलाया आपने। अब यहाँ पर हम लोग Fe2 आयन को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल्फ इंडिकेटर है एक्चुअली। Fe2 को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सीरियम 4 को डाल रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। सीरियम 4 को मैंने डाला तो Fe2, जब जब मैं सीरियम 4 डाल रहा हूँ Fe2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, या Fe3 है तो वो रिड्यूस हो रहा है। Fe2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, जब तक Fe2 है, जब तक Fe2 है तब तक सीरियम 4 रिड्यूस हो रहा है। जब मैं सीरियम 4 ऊपर से डाल रहा हूं तो आयरन के साथ सीरियम 2 बना रहा है। सीरियम 2 का कलर येलो है सपोज, तब तक सॉरी ट्रांसपेरेंट है सीरियम 2, वो कलरलेस हो रहा है। जैसे आयरन खत्म हो चुका है, मैंने सीरियम 4 का एक ड्रॉप डाला तो सीरियम 4 अपना कलर दिखाई देने लग गया, क्योंकि वो अब सीरियम 2 में नहीं बदल रहा है, क्योंकि आयरन नहीं है उसके पास, अब खत्म हो चुका है। तो सीरियम का चेंज ना होना ही इंडिकेशन है, सेल्फ इंडिकेटर। तो रिएक्शन सेल्फ इंडिकेशन करती है। सीरियम 2 और सीरियम 4 आयन में कलर डिफरेंस रहता है। जब जब इसके पास आयरन है तो वो अपने फॉर्म को चेंज कर दे रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे ही क्वांटिटी खत्म हो गई है तो ऊपर से सीरियम इंटैक्ट रह रहा है और अपना कलर दिखा रहा है। पहले जो कि ट्रांसपेरेंट हो रहा था, अब वो येलो कलर आने लग गया। दैट विल बी द एंड पॉइंट। वही चीज अगर हम आयरन 2 को कैलकुलेट करना है, तो अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर रहे हैं, उस टाइट्रेशन को हम डाइक्रोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। इंडिकेटर डाइफिनाइल अमीन का यूज किया जाता है। जब तक उसमें आयरन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वही रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है। जैसे ही खत्म हो गया आयरन 2, K2Cr2O7 डाइफिनाइल अमीन के साथ रिएक्शन करके कलर दे रहा है। इसका मतलब वो फिनिश हो चुका है। टाइक्रोमेट्री टाइट्रेशन, हमें सिर्फ टाइट्रेंट पता होना चाहिए, टाइट्रेंड पता होना चाहिए और इंडिकेटर पता होना चाहिए। बाकी सब हम अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि हम बीच में कर क्या रहे हैं इन दोनों के रिएक्शन के बीच में। सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन, डाइक्रोमेट्रिक नाम से ही लग रहा है कि इसमें टाइट्रेंट के नाम पर रहता है जनरली। तो सीरियमेट्रिक टाइट्रेशन में सीरियम 4 और डाइक्रोमेट्री में K2Cr2O7। ओके, ब्रोमेटोमेट्री में टाइट्रेंट होता है KBrO3। ब्रोमेटोमेट्री टाइट्रेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें पोटेशियम ब्रोमेट को यूज किया जाता है। ओके, इसमें टाइट्रेंड जो हम यूज मींस जिसका हम एनालाइज कर रहे हैं वो आर्सेनिक है, आयोडीन है, एंटीमनी, ये मेटल होंगे, तभी हम इस टाइट्रेंड के थ्रू यूज करेंगे और हमारा इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज इसमें। ये नाम से ही लग रहा है, डाइक्रोमेट्री, प्रोमोमेट्री और सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें टाइट्रेंट ये होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आइडोमेट्री एंड आईडीमेट्री टाइट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का। इसमें क्या है, इसमें आयोडीमेट्री में ऑक्सीडेंट आयोडीन टाइट्रेंट यूज होता है, मतलब हम आयोडीन डाल रहे हैं, सोडियम हाइपोसोल्यूशन या सोडियम डाइसल्फाइड या टिन क्लोराइड, अगर टाइट्रेंट यूज कर रहे हैं हम, ऊपर से आयोडीन डाल रहे हैं I2, ठीक है, आयोडीन डाल रहे हैं। और आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फाइन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। इसका जब तक रिड्यूस हो रहा है उसका कलर अलग होगा। जैसे ही वो आयोडीन खुद से ऊपर से एक ड्रॉप गिर गया, तो आयोडीन को हम स्टार्च से ब्लू कलर देता है, वो पता चल जाएगा हमें। ओके, दिस इज नाउ फिनिश एंड द एंड पॉइंट इज दिस वन। वो स्टार्च के साथ कलर दे रहा है। ये है आयोडीमेट्री, इसमें आयोडीन का यूज किया था, आयोडीमेट्री, IODIMETRY, आयोडीमेट्री। ओके, अब
दूसरा आयोडोमेट्री टाइट्रेशन, इसमें आयोडीन को जनरेट किया जाता है, ठीक है। जैसे उसमें तो हम आयोडीन डाल रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसी रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें आयोडीन जनरेट हो रहा है, ए एंड बी आयोडीन जनरेट कर रहे हैं, और आयोडीन को फिर हम स्टार से दिख रहे हैं। जैसे ही आयोडीन बनना बंद हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो ए और बी कंज्यूम हो चुके हैं, या बी कंज्यूम हो चुका है, आयोडीन जनरेट होना बंद। यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयोडीमेट्री एज ए, आयोडीन एज ए टाइट्रेंट था, यहाँ पर हम आयोडीन को जनरेट कर रहे हैं इन दोनों के रिएक्शन से। पोटेशियम आयोडाइड डाल दो ऊपर, टाइट्रेंट एज ए टाइट्रेंट यू डाल डाल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड, और ये क्या कर रहा है, आयोडीन जनरेट कर रहा है। जनरली ये विटामिन सी को क्वांटिटी को देखने के लिए यूज किया जाता है। इसमें पोटेशियम आयोडेट यूज डाल देते हैं KiO3, और वो आयोडीन जनरेट करता है। आयोडीन जैसे जनरेट होगा, हम स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर दे देगा। जैसे ही आयोडीन बनना बंद हो जाएगा, तो ये अपना पूरा कलर मीन्स ये हमें पता चल गया होगा कि दिस इज नाउ एंड पॉइंट, हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था अब आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन एज वेल एज रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जो ये दो टाइट्रेशन और है, एसिड बेस और प्रेसिपिटेशन, तो ये हम कल इसके साथ करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन। इसमें हमें सिर्फ टाइट्रेंट और उनके बीच की रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बन रहा है या रिडॉक्स हो रहा है, रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं तो नीचे रिड्यूस हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा होगा। तो ये दोनों रिएक्शन है, कल हम फिर से इसका वो भी करेंगे। तो अभी आपको मैंने शेयर कर दिया है, तो इन दोनों को आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहो।